स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। दोस्तों आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आपको इस वीडियो में MP के जो बिजली विभाग की भर्ती आई है उसमें लाइन अटेंडेंट और जो प्लांट्स असिस्टेंट का मेरे भाई पोस्ट है उसके लिए ये वीडियो होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है थ्योरी की। इसमें यूनिट जो है वो वायरिंग है। ठीक है, वायरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्त करने वाला हूँ। वायरिंग से रिलेटेड और सारी वीडियो दोस्त आपको 3-4 वीडियो करवा दिया हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सभी यूनिट वाइज दोस्त आपका ये सीरीज करवा रहा हूँ, तो सभी यूनिट आप जरूर देख लीजिए। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MP GK के भी क्वेश्चन दोस्त आपके लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, MP GK के भी क्वेश्चन आपके लिए प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन सभी का दोस्त जो क्लासेस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप उनको जरूर देख लीजिए। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो ये भी पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये भी दोस्त पूछा गया सवाल है LPCB 2 में। ये भी दोस्त पूछा गया सवाल है TH इसरो। ठीक है, टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल। इसमें आप देखेंगे तो ये भी पूछा गया सवाल टेक्निकल हेल्पर में। सभी जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, तो इसलिए आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्त अधिकतर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक, अगर आप लाइन अटेंडेंट मेरे भाई लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट के लिए अप्लाई किए हैं फॉर्म। ठीक है, MP बिजली विभाग लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपके लिए एक ये जरूरी सूचना है। ये हमारी जो क्लास चल रही है मेरे भाई सभी यूनिट करवाना दोस्त अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो इतनी सारी यूनिट दोस्त आपके लिए अब करवाना असंभव है। इसलिए दोस्त आपको क्या करना है, आपको डाटा चार्ज के प्राइस पर दोस्त आपको क्या करना है, PDF ले लेना है सभी यूनिट का और अपना रिवीजन करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, इसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इस नंबर पर दोस्त आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, ये नंबर दोस्त आपको नोट कर लीजिए। ठीक है, इस नंबर पर दोस्त आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, व्हाट्सएप में दोस्त अगर आपको यूनिट वाइज PDF चाहिए, ठीक है, बहुत सारी यूनिट है, 30 प्लस दोस्त आपको यूनिट दे दिया जाएगा। ठीक है, 30 प्लस यूनिट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 30 प्लस यूनिट, इसमें आप मान लीजिए 5000 प्लस क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। 5000 प्लस क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, 30 यूनिट दोस्त आपका ये 30 यूनिट प्लस आपको दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट हैं उन्हीं को दिया जाएगा। लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट के लिए दोस्त ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए दोस्त आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, इसको नोट कर लीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर पर जैसे आप मैसेज करेंगे हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और आपसे पूछा जाएगा किस सब्जेक्ट का दोस्त PDF चाहिए, तो आपको बताना है थ्योरी यूनिट वाइज PDF, तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे दोस्त आप 19 रुपये पेड करेंगे आपके मोबाइल या व्हाट्सएप पर दोस्त आपको PDF दोस्त प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी रही। अगर दोस्त आपको MP GK के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, MP GK, तो MP GK के कंप्लीट दोस्त PDF अगर नोट्स चाहिए तो इसी नंबर पर दोस्त आपको व्हाट्सअप करना है। उसकी भी दोस्त डाटा प्राइस आपका जो है वो 19 रुपये है। ठीक है, 19 रुपये दोस्त ये लगेगा। अगर दोस्त MP GK और लाइन अटेंडेंस यूनिट वाइज थ्योरी चाहिए तो आपको लगेगा ओनली 29 रुपये। कितना लगेगा? 29 रुपये दोस्त ये आपका चार्ज लगेगा, डाटा चार्ज। ठीक है, आप जानते हैं इंटरनेट कितनी महंगा हो चुका है। 1 GB डाटा मेरे भाई 20 से 22 रुपये का आ रहा है। इसलिए दोस्त मैं आपके लिए ये सभी चीज़ें फ्री में दे देता, लेकिन क्या है कि डाटा तो लगता ही, इसलिए दोस्त आपके लिए ये प्राइस रखा गया है। ठीक है, नाम मात्र का प्राइस है, आपके लिए कुछ नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यही हमारे लिए खुशी की बात है। इसलिए दोस्त आप सभी को ये PDF कम टाइम में दोस्त प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप रिवीजन कर सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो इस नंबर पर दोस्त आपको ज़रूर संपर्क करना है। ठीक है, PDF की क्वालिटी दोस्त बेस्ट रहेगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब दोस्त करते हैं कंटिन्यू क्लास को अपनी। ठीक है, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन के सिलसिले में चलते हैं और सुपर फास्ट तरीके से क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्त सॉल्व करते हैं। ठीक है,
चलिए ये रहा दोस्त पहला क्वेश्चन। बोला गया है बैटन वायरिंग के दौरान केबलों को स्थान पर दृढ़ता से क्लैंपिंग करने के लिए खाली स्थान का इस्तेमाल किया जाता है। बैटन वायरिंग के दौरान केबलों को स्थान पर दृढ़ता से क्या करना है, केबलों को स्थान पर दृढ़ता से अगर हमें क्लिपिंग करना है, क्या करना है, क्लिपिंग करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इस्तेमाल करते हैं लिंक केबल। किसका, लिंक केबल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके सोल्यूशन के बारे में बात करें, थोड़ा इसको डिटेल अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन में दोस्त आपके 1-2 क्वेश्चन और कवर हो जाएंगे। बैटन वायरिंग चपटी पट्टी का स्थापित की जाती है। लूपिंग प्रणाली में केबल को लिंक केबल में कस दिया जाता है। कहाँ कसा जाता है, लिंक केबल में। बैटन वायरिंग में गिट्टियों के बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखें। ये दोस्त पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, बैटन वायरिंग में गिट्टियों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर से दोस्त अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका स्थान कैसिंग, केपिंग व कंडक्टर वायरिंग में ना, हाँ ठीक है, ये दोस्त ना ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो 75 सेंटीमीटर है इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ये दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल LPCVT 2 में पूछा गया सवाल है। बोला गया निम्नलिखित में से किस वायरिंग सिस्टम में सबसे लंबा जीवन काल होता है। निम्नलिखित में से किस वायरिंग सिस्टम में सबसे लंबा जीवन काल होता है, तो किसमें दोस्त सबसे लंबा जीवन काल होता है, कंड्यूट वायरिंग में। किसमें होता है मेरे भाई, कंड्यूट वायरिंग में जो है सबसे ज्यादा लंबा जीवन काल होता है, यानी कंड्यूट वायरिंग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। बोला गया वायरिंग जो भवन निर्माण में योजित एवं क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित है खाली स्थान। ठीक है, वायरिंग जो भवन निर्माण में योजित एवं क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित है खाली स्थान क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। क्या कहलाएगी, कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग की छुपी वायरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग को हम छुपी वायरिंग के नाम से भी जानते हैं। इस वायरिंग का उपयोग यांत्रिक क्षति व अग्नि की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह मकान बनाते समय सबसे पहले कंड्यूट पाइप, जंक्शन बॉक्स व स्विच बोर्ड लगाए जाते हैं। ठीक है, यह पूर्ण वायरिंग होने पर केवल स्विच व पॉइंट दिखाई देते हैं। ये हमारी कहलाती है कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। ठीक है, जिसे हम छुपी हुई वायरिंग कहते हैं। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। छत पर कंसील्ड वायरिंग लगाने का काम खाली स्थान के खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होता है। ठीक है, छत पर कंसील्ड वायरिंग लगाने का काम मेरे भाई खाली स्थान के खत्म होने के बाद क्या शुरू होता है, ये होता है मेरे भाई सेटरिंग की जाती है। क्या की जाती है, सेटरिंग की जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो सेटरिंग जब मकान में छत डालने से पहले लोहे के सरिये बिछाए जाते हैं, उसे हम सेटरिंग कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, आप सभी को पता है। जब आप मकान बनवाते हैं छत के लिए, ठीक है, जब छत डालना होता है तो सरिया बिछाकर मेरे भाई क्या किया जाता है, सेटरिंग किया जाता है। ठीक है, प्लेट लगाकर और सरिया बिछाकर क्या किया जाता है, सेटरिंग किया जाता है। कंक्रीट सेटरिंग के बाद सीमेंट व कंक्रीट घोलकर बनाकर तैयार किया जाता है, जिससे है ना, ये आपका हो जाएगा कंक्रीट। कंक्रीट मेरे भाई जो गिट्टी डालते हैं, ठीक है, छत में, उसे हम बोलते हैं कंक्रीट। फाउंडेशन यह लोहे के सरिये व सीमेंट कंक्रीट से तैयार किया जाता है। किससे किया जाता है, लोहे के सरिया व सीमेंट कंक्रीट से तैयार किया जाता है, उसे हम बोलते हैं फाउंडेशन। इसमें लवण को क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका। बोला गया है बाजार में उपलब्ध कंड्यूट की मानक लंबाई खाली स्थान है। बाजार में उपलब्ध कंड्यूट की मानक लंबाई दोस्त कितने हैं, इसकी लंबाई जो है वो है 3 मीटर। कितनी है, 3 मीटर। बाजार में उपलब्ध कंड्यूट की मानक लंबाई कितनी है, 3 मीटर है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। चलिए इसके आंसर बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए चित्र में कौन से प्रकार की विद्युत वायरिंग प्रणाली दर्शाई गई है, ये आपको बताना है। कौन से प्रकार की विद्युत, ठीक है, वायरिंग प्रणाली दर्शाई गई है। चलिए इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है मेरे भाई क्लीट वायरिंग, ऑप्शन बी है कैंपिंग वायरिंग, सी है कंड्यूट वायरिंग, डी है बैटन वायरिंग। तो कौन सी वायरिंग ये दी गई है, ये दी गई है बैटन वायरिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल मेरे भाई ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए।
चलिए इसका आंसर मेरा भाई बताइए, किस प्रकार की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा देती है? किस प्रकार की जो वायरिंग है वो अधिक यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा यानी अग्नि से सुरक्षा और यांत्रिक चोटों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है? ये कौन सी वायरिंग है? ये मेरे भाई वायरिंग है कंड्यूट वायरिंग। कौन सी वायरिंग है? कंड्यूट वायरिंग है, जिसे हम क्या कहते हैं? छुपी हुई वायरिंग भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? छुपी हुई वायरिंग हम कहते हैं। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है कि कंड्यूट वायरिंग में दो सैडल के मध्य अधिकतम दूरी होती है। तो मेरे भाई कंड्यूट वायरिंग में दो सैडल के मध्य अधिकतम दूरी कितनी होती है? चलिए आप कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। कंड्यूट वायरिंग में दो सैडल के मध्य अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। चलिए इसका आंसर मेरे भाई बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। कंड्यूट पाइप को लगाते समय कंड्यूट की एक न्यूनतम बंकन त्रिज्या होनी चाहिए। कंड्यूट पाइप को लगाते समय कंड्यूट की एक न्यूनतम बंकन त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 9 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 9 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कितनी होनी चाहिए? 9 सेंटीमीटर मेरे भाई होनी चाहिए। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। चलिए इसका आंसर मेरे भाई बताइए क्या होगा? आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए फटाफट दोस्त, इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। धातु कंड्यूट को जंग रोधन से संरक्षित किया जाता है, किया जा सकता है मेरे भाई। धातु कंड्यूट को जंग रोधन से, यानी जंग रोधन जो होता है उससे रक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं? उसका रक्षा करने के लिए हम मेरे भाई क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? गैल्वेनीकरण करके, क्या करके? गैल्वेनीकरण करके हम उसे सुरक्षा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा, और इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए। इसका आंसर मेरे भाई कमेंट कीजिए। कंड्यूट पाइप आमतौर पर खाली स्थान की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होती है। कंड्यूट पाइप आमतौर पर खाली स्थान की सुरक्षा के लिए उपयुक्त होती है। ये किसके सुरक्षा के लिए उपयुक्त होती है? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? चलिए मेरे भाई सभी लोग कमेंट कीजिए। कंड्यूट पाइप आमतौर पर खाली स्थान की सुरक्षा के लिए उपयुक्त होती है। तो किसके लिए उपयुक्त होती है? अनसीटेड केबल के लिए। किसके लिए? अनसीटेड केबल के लिए मेरे भाई होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर दोस्त आपको कमेंट में बताना है क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग कमेंट कीजिए। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी तार प्रणाली आवासीय भवन में वायरिंग का सबसे अहम, सबसे सुरक्षित तरीका तथा एक सुंदर प्रतीत सुनिश्चित करता है? चलिए इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी तार प्रणाली जो है वो आवासीय भवन में वायरिंग का सबसे आम और सबसे सुरक्षित तरीका है, एक सुंदर प्रतीत सुनिश्चित करता है? ये है भीतरी वाहक नली तार प्रणाली। भीतरी वाहक तार नली प्रणाली को हम करते हैं अंडरग्राउंड वायरिंग। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वायरिंग। भीतरी वाहक नली तार प्रणाली अंडरग्राउंड वायरिंग, ठीक है, जो बहुत ही सुरक्षित रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका। अगला सवाल इसका आंसर दोस्त आप बताइए, कमेंट में जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जहां यांत्रिक अग्नि सुरक्षा की आवश्यकता है वहां किस प्रकार की वायरिंग की जाएगी? चलिए सभी के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। फटाफट दोस्त इस वीडियो को शेयर करके आइए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिए। यहाँ यांत्रिक, चलिए बताइए, यहाँ यांत्रिक अग्नि सुरक्षा की आवश्यकता है वहाँ किस प्रकार की वायरिंग की जाती है? वहाँ हम किस प्रकार की वायरिंग करते हैं ये हमें बताना है। तो हम कौन सी वायरिंग करते हैं? वहाँ हम करते हैं मेरे भाई नलिका वायरिंग। कैसे वायरिंग? नलिका, यानी इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो नलिका क्या होती है? जहाँ यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा की आवश्यकता है वहाँ नलिका वायरिंग प्रकार की वायरिंग की जाती है, जो नलिका ट्यूब से सुरक्षित हो, प्रत्येक अग्नि या यांत्रिक क्षति से बच जाती है। ठीक है, यह इसमें आपको नलिका, ठीक है, नलिका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। अगला सवाल दोस्त ये रहा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बताइए। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी विद्युत तार स्थापन की तकनीकी नहीं है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में कौन सी जो है विद्युत तार स्थापन, ठीक है, यानी विद्युत वायरिंग स्थापना करने की दोस्त तकनीकी कौन सी नहीं है? सीसा कोशित तार स्थापन ये है, बत्ता तार स्थापन ये भी, आवरक और टोपी तार स्थापन यही, हैप्टन तार स्थापन ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर दोस्त बताइए क्या होगा। एमपीटीओ में पूछा गया सवाल है। ठीक है, एमपीटीओ की भी वैकेंसी दोस्त आने वाली है। ठीक है,
एमपीटीओ की भी आपकी जो वैकेंसी है वो आने वाली है, आप अपनी तैयारी में जरूर लग जाइए। वेट एंड वायरिंग का उपयोग करके आपूर्ति की किस सीमा को स्थानांतरित किया जा सकता है? वेट एंड वायरिंग का उपयोग करके आपूर्ति की किस सीमा को स्थानांतरित किया जा सकता है मेरे भाई? ये किया जा सकता है इसको 240 वोल्ट को। किसको? 240 वोल्ट। वेट एंड वायरिंग का उपयोग करके आपूर्ति की किस सीमा को स्थानांतरित किया जाता है? 240 वोल्ट को हम स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। यानी 240 उस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, और ये भी दोस्त आपका जो है वो एमपीटीओ में पूछा गया सवाल है, लेटेस्ट क्वेश्चन 2022 का ये है, ठीक है। वेटन में घरेलू वायरिंग निम्नलिखित में से किस विद्युत केबल का उपयोग नहीं किया जा सकता? चलिए बताइए। पीवीसी विद्युत रोधी गैर लिप्टा कोर, ऑप्शन बी है एकल बाहर निकालना, ऑप्शन सी है पॉलीथीन इंसुलेटेड पीवीसी एवं इंसुलेशन कंडक्टर सिग्नल कोर फ्लैट सर्कुलर द्विन कोर के साथ लिपटा हुआ, ऑप्शन डी है लीड मिश्र धातु सीटेड सिंगल कोर। तो बैटन में घरेलू वायरिंग में जो निम्नलिखित में से किस विद्युत केबल का उपयोग नहीं करता? कौन से विद्युत केबल का हम उपयोग नहीं करते, ये हमें बताना है क्वेश्चन में। तो हम किसका उपयोग नहीं करते? लीड मिश्र धातु सीटेड केबल का हम यूज नहीं करते। किसका? लीड मिश्र धातु सीटेड सिंगल कोर का हम इस्तेमाल नहीं करते। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। कौन सा वायरिंग प्रकार दिखने में दूसरे के लिए बहुत अच्छा होता है? चलिए, कौन सा वायरिंग प्रकार दिखने में दूसरे के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमें बताना है। वेटन वायरिंग हो गया पहला ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है वेटन वायरिंग जस्ते से आवृत केबल, ये है ना, दृढ़ रबर से आवृत। और ये हो जाएगा वी है जो कंड्यूट वायरिंग, डी जो है केसिंग और केपिंग। तो हमारी जो बहुत अच्छा होती है, ठीक है, वो होती है कंड्यूट वायरिंग। कौन सी होती है? कंड्यूट वायरिंग, जिसे हम, ठीक है, छिपी हुई वायरिंग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, चलिए इसका आंसर बताइए, ठीक है। इसका आंसर मेरे भाई बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसके आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। प्लास्टर के नीचे दबे हुए परिरक्षी तार स्थापन को क्या कहा जाता है? प्लास्टर के नीचे दबे हुए परिरक्षी तार स्थापन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं झिरीदार परिरक्षी तार स्थापन। क्या कहते हैं? झिरीदार परिरक्षी तार स्थापन, ठीक है, झिरीदार परिरक्षी तार वायरिंग स्थापन, इसे हम कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर जल्दी से दोस्त कमेंट कीजिए। आपको ओनली 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। 10 सेकंड का दोस्त आपको ओनली टाइम दिया जा रहा है, इसका आंसर बताइए। आवासीय भवन में सबसे अधिक किस प्रकार की तार स्थापना प्रणाली का उपयोग किया जाता है? आवासीय भवन में सबसे अधिक किस प्रकार की तार स्थापन प्रणाली का उपयोग करते हैं? तो हम कौन सी स्थापना प्रणाली का उपयोग करते हैं? हम करते हैं दोस्त बोर्डिंग केसिंग केपिंग का। किसका? कास्ट कोष आवरण बोर्डिंग केसिंग केपिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, अगला सवाल दोस्त ये रहा, इसका आंसर बताइए। बैटन लगाते समय लगाए जाने वाले स्क्रू के मध्य की दूरी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? चलिए, बैटन लगाते समय लगाए जाने वाले स्क्रू की मध्य की दूरी कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, दो सैडलों के मध्य की दूरी कितनी होती है? हमने बताया था 75 सेंटीमीटर, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया था 75 सेंटीमीटर। फिर से दोस्त ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लेकिन इसकी थोड़ा भाषा दोस्त डिफरेंट है। आपको क्या करना है, एग्जाम में अगर आप बैठे हैं तो आपको क्या करना है, भाषा को दोस्त आप लैंग्वेज को पकड़ के आंसर दीजिएगा। क्या है कि क्वेश्चन दोस्त ज़्यादा घुमाया जाता है, ठीक है, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर देना है, ठीक है। आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है, आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन बहुत ही कम दोस्त आपके आने वाले हैं, ठीक है। रीजनिंग मैथ क्वेश्चन बहुत कम आने वाले हैं, इसलिए आपको टाइम मिल जाएगा। आप ध्यानपूर्वक पढ़ के दोस्त आंसर लगाइएगा। आपका एग्जाम में दोस्त निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। तो आप समझ कर दोस्त क्या करना है, क्वेश्चन को पहले समझना है तरीके से, इसके बाद दोस्त आपको आंसर बताना है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है कि कंसील्ड तंत्र सेडल स्विच की बॉक्स में लगभग कितनी दूरी पर लगाया जाता है? कंसील्ड तंत्र में सेडल स्विच बॉक्स को बॉक्स से लगभग कितनी दूर पर लगाया जाता है? ये लगाया जाता है 30 सेंटीमीटर। कितना? 30 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका दोस्त आंसर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताइए मेरे भाई क्या होगा। कंड्यूट के साथ अर्थ तार बिछाने का विचार खाली स्थान है, ठीक है।
कंड्यूट के साथ अर्थ तार बिछाने का विचार मुख्यतः दोस्त क्या है? इसका मेरे भाई विचार क्या है? वायरिंग को मजबूत बनाने के लिए बिल्कुल नहीं है। कंड्यूट के साथ अर्थ तार वायरिंग को क्या मजबूत बनाएगा? ठीक है, कंड्यूट को यांत्रिक रूप से मजबूत बनाने के लिए दोस्त यांत्रिक रूप से मजबूत नहीं बनाएगा। अर्थ वायर यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए ये भी काम नहीं होगा। अर्थिंग के स्थापना है तो अर्थ वायर को जोड़ने के लिए ये भी नहीं होगा मेरे भाई। कंड्यूट और धातु सहायक उपकरणों को विद्युत रूप से सतत बनाने के लिए, हाँ ये दोस्त सही हो जाएगा। कंड्यूट और धातु सहायक उपकरणों को विद्युत रूप से सतत बनाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर कमेंट कीजिए। किस पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विच की आवश्यकता होती है? चलिए बताइए। किसी पावर सर्किट में दोस्त 3 सीरीज में जुड़े लैंप, कोई पावर सर्किट है जिसमें 3 क्या है सीरीज में लैंप जुड़े हुए हैं, उन्हें नियंत्रित करने के लिए दोस्त हम कितने स्विच की आवश्यकता पड़ेगी? टोटल स्विच की संख्या हमें बताना है। तो टोटल स्विच की संख्या दोस्त कितनी हो जाएगी? 3 सीरीज में है। सीरीज में है तो मेरे भाई 1 से काम चल जाएगा। सीरीज में है तो मेरे भाई 1 से काम चल जाएगा, यानी 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। चलिए बताइए इसका सही जवाब मेरे भाई क्या होगा? इसका सही जवाब मेरे भाई आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सीढ़ियों पर वायरिंग में किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है जहां एक लैंप को 2 से अधिक जगहों पर नियंत्रित किया जाता है? चलिए मेरे भाई ये क्या है, सीढ़ी पर वायरिंग में किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है? ठीक है, इसमें हम किस प्रकार के स्विच का प्रयोग करते हैं जो एक लैंप को 2 है ना अधिक जगहों से नियंत्रित किया जा सकता है। ये आपसे क्वेश्चन घुमाया गया है। ये स्टेयरकेस वायरिंग है, सीढ़ी की वायरिंग है, जीने की वायरिंग है, इसका कई नाम होता है। तो सीढ़ियों पर जो वायरिंग होती है उसमें हम स्विच का इस्तेमाल जो करते हैं वो करते हैं टू वे स्विच। ठीक है, टू वे स्विच में पुल आउट स्विच, एक तरफा स्विच, बेल पुश स्विच, ये कोई भी स्विच दोस्त इस्तेमाल नहीं की जाती। मध्यवर्ती स्विच यानी टू वे स्विच दोस्त इस्तेमाल की जाती है। कौन सी? टू वे स्विच इस्तेमाल की जाती है, मध्यवर्ती स्विच। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग सीढ़ी के वायरिंग में किया जाता है जहां एक लैंप खाली स्थान से नियंत्रित होता है ना। मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग सीढ़ी के वायरिंग में किया जाता है जहां एक लैंप खाली स्थान से नियंत्रित होता है। तो 3 और अधिक स्थान से ये नियंत्रित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में दोस्त यही क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। चलिए बोला गया वायरिंग के लिए खाली स्थान एक आवश्यक सामग्री है। अगर दोस्त आपको वायरिंग करना है तो इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या है? चलिए बताइए। वायरिंग के लिए दोस्त आवश्यक सामग्री क्या होनी चाहिए आपके पास? लोहे की राड होनी चाहिए, हथौड़ा होना चाहिए, पेचकस होनी चाहिए, लकड़ी के पेंच होनी चाहिए। वायरिंग के लिए खाली स्थान एक आवश्यक सामग्री है, मतलब इम्पोर्टेंट सामग्री कौन सी है ये हमें बताना है। तो इम्पोर्टेंट जो सामग्री होती है वो लकड़ी के पेंच हो जाएंगे। क्या होंगे? लकड़ी के पेंच मेरे भाई, ये इम्पोर्टेंट सामान हो जाएगा। ठीक है, वायरिंग के लिए सबसे आवश्यक सामग्री लकड़ी के पेंच है। वायरिंग को स्थापित करने के लकड़ी के पेंचों की आवश्यकता मेरे भाई पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। बोला गया है घरेलू वायरिंग में एल्बो का उपयोग तार की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। घरेलू वायरिंग में एल्बो का उपयोग दोस्त तार की दिशा को कितने डिग्री बदलने के लिए किया जाता है? तार की दिशा मेरे भाई, ये एल्बो होता है तो एल्बो मेरे भाई कितना डिग्री? 90 डिग्री सीधे दोस्त रहता है। ठीक है, 90 डिग्री तार को दोस्त घुमा देता है। एल्बो का हम उपयोग किस में करते हैं? 90 डिग्री पर। ठीक है, 90 डिग्री घुमाने के लिए मेरे भाई हम किसका प्रयोग करते हैं? एल्बो का मेरे भाई प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा और इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। केबल ट्रे से केबल को कैसे फिक्स किया जाता है? केबल ट्रे से केबल को कैसे फिक्स किया जाता है ये हमें बताना है। चलिए बताइए क्या होगा। हैंगर से फिक्स करते हैं, वायर वाइंडिंग से फिक्स करते हैं, क्लैंप से फिक्स करते हैं, नायलॉन पट्टी से फिक्स करते हैं। तो केबल ट्रे से केबल को कैसे फिक्स किया जाता है? केबल ट्रे से केबल को फिक्स किया जाता है क्लैंप से। किससे फिक्स किया जाता है? क्लैंप से। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर ये आपका पूछा गया सवाल है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका दोस्त आंसर आपको बताना है क्या होगा। एमपीटीओ में पूछा गया सवाल, एमपीटीओ 2022 में पूछा गया सवाल है मेरे भाई। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कंड्यूट सैडल के कार्य को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन कंड्यूट सैडल के कार्य को प्रदर्शित करता है? दीवार की सतह पर कंड्यूट को सुरक्षित करने के लिए। जी हाँ,
केबल इंसुलेशन को नुकसान से बचाने के लिए बिल्कुल नहीं। एक वाहक मोड़ने के लिए ये बिल्कुल नहीं। एक वाहक को मोड़ने के लिए मेरे भाई एल्बो का। दो या दो से अधिक वाहक में शामिल होने के लिए मेरे भाई ये भी नहीं है। यानी दीवार की सतह पर कंडक्ट को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। क्या बोला गया है? एल्बो इनमें से किसके लिए उपयुक्त होते हैं? एल्बो जो होते हैं, ठीक है, वो किसके लिए इनमें से उपयुक्त होते हैं ये हमें बताना है। तो ये होते हैं मध्य बंकन, ठोस बंकन, लंबे बंकन, छोटे, यानी छोटे बंकन में इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट वेंट्स। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है कि लॉज के लिए फेज वायर की किस प्रकार की लूपिंग को प्राथमिकता दी जाती है जहां कॉमन कॉरिडोर के दोनों ओर कमरों का निर्माण किया जाता है। एमपीटीओ में पूछा गया सवाल 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। चलिए, लॉज के लिए फेज वायर की किस प्रकार की लूपिंग, जहां लॉज होता है उसके लिए फेज वायर की लूपिंग को प्राथमिकता दी जाती है जो कॉमन कॉरिडोर के दोनों ओर कमरों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई। इसका सही जवाब हो जाएगा जंक्शन बॉक्स के लिए लूपिंग आउट। क्या होगा? जंक्शन बॉक्स के लिए के साथ दोस्त लूपिंग आउट। किसके लिए? जंक्शन बॉक्स के साथ लूपिंग आउट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ दोस्त इसको शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, और चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। बोला गया है लूपिंग इन और लूपिंग आउट सिस्टम वाले घरेलू वायरिंग न्यूट्रल को निम्नलिखित से लूप इन और लूप आउट की जाती है। चलिए, सीलिंग रोड से, लैंप होल्डर से, सॉकेट से, और इनमें से सभी। तो सीलिंग रोड से भी कर सकते हैं, लैंप होल्डर से भी कर सकते हैं, और सॉकेट से भी कर सकते हैं। यानी इनमें से सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। इसका आंसर बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। गोदाम के तार स्थापन में एक ध्रुवी, एक क्षेपी और 3 एक ध्रुवी स्विच कितने दीपों लैंप को नियंत्रित किया जा सकता है ये गोदाम के तार स्थापना में। ठीक है, गोदाम के तार स्थापना में एक ध्रुवी, यानी एक क्या होती है, वन वे स्विच, एक क्षेपी और 3 एक ध्रुवी। ठीक है, एक क्षेपी और 3 एक ध्रुवी स्विच द्वारा कितने दीपों लैंपों को नियंत्रित किया जा सकता है? हम कर सकते हैं 4 दीप को। कितने? 4 दीप, यानी 4 लैंप को हम नियंत्रित कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग, क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से वायरिंग के उस तरीके का चयन करें जिसमें कम से कम जोड़ हो। चलिए, किसमें कम से कम जोड़ होना चाहिए, है ना? संबंधक विधि, फासन और संबंध विधि, वृक्ष विधि, फासन विधि। तो मेरे भाई ये हो जाएगा फासन विधि में। ठीक है, फासन विधि में जो है वो कम से कम जोड़। अगला सवाल ये रहा आपका, और इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। प्रदत्त आकृति में किस प्रकार का तार स्थापन वायरिंग प्रणाली को दर्शाया गया है? इसमें आप देखेंगे तो ये मुख्य वितरण बोर्ड हो गया। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो ये लगाया गया है लैंप, ये भी लगाया गया है लैंप, ये भी लगाया गया है स्विच, यहाँ लगाया गया है स्विच। ठीक है, ये चीज़ें सभी लगाई गई हैं। इसमें अब देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। संपर्क पास कॉन्टैक्ट लूप तार स्थापना ये नहीं होगा। ठीक है, आवरण और कैपिंग तार स्थापना ये भी नहीं है। जॉइंट बॉक्स तार स्थापना ये है मेरे भाई। क्या है? जॉइंट बॉक्स तार स्थापना प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। बोला गया है IS 1293/2019 के अनुसार अनुमत वोल्टेज खाली स्थान तक है। तो IS 1293/2019 के अनुसार अनुमत वोल्टेज कितने तक है? ये है मेरे भाई 200 कितना तक, 250 वोल्ट। कितना? 250 वोल्ट मेरे भाई। कितना, सॉरी मेरे भाई, ये हो जाएगा 250 वोल्ट। ठीक है, कितना होगा मेरे भाई? 250 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। इसका आंसर बताइए। बोला गया है
कि भारतीय विद्युत धारा नियमों के अनुसार ग्राहक के बिंदु पर वोल्टेज बने रहना चाहिए। तो ग्राहक बिंदु पर वोल्टेज कितना बने रहना चाहिए? ±6%। कितना? ±6%, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए, 240 वोल्ट एसी आपूर्ति की अनुमेय वोल्टेज गिरावट क्या है? 240 वोल्ट एसी आपूर्ति की अनुमेय वोल्टेज गिरावट कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 12 वोल्ट से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना? 12 वोल्ट से मेरे भाई अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है, आइए नियम के अनुसार किस सड़क पर प्रतिष्ठापित उच्च वोल्टेज वाली ओवरहेड लाइनों के लिए ग्राउंड क्लियरेंस खाली स्थान से कम नहीं होना चाहिए? किससे कम नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए 6.1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। ठीक है, आइए नियम के अनुसार उच्च वोल्टेज लाइनों के लिए न्यूनतम कंडक्टर जमीन के ऊपर अंतर कितना होना चाहिए? एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आइए नियम के अनुसार उच्च वोल्टेज लाइनों के लिए न्यूनतम कंडक्टर का जमीन के ऊपर अंतर कितना होना चाहिए? उच्च वोल्टेज लाइनों के लिए जमीन से अंतर मेरे भाई ये होनी चाहिए 20 फीट, यानी 20 फीट मेरे भाई ये होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 20 फीट। ठीक है, आइए नियम के अनुसार उच्च वोल्टेज लाइनों के लिए न्यूनतम कंडक्टर का जमीन के मेरे भाई ये जमीन है, ठीक है, इसके ऊपर अंतर कितना होना चाहिए? यहाँ से मेरे भाई ये गई है कौन सी? उच्च वोल्टेज लाइन गई है, और इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 20 फीट। कितनी होगी? 20 फीट हो जाएगी मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये बोला जा रहा है कि निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइन के लिए सर्किट लाइन सहित सड़क पर ओवरहेड लाइन पर लगाए गए कंडक्टर की अधिकतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? तो निम्न ओवरहेड लाइन पर लगाए गए कंडक्टर अधिकतम ऊंचाई है ना, ये भी दोस्त ऊंचाई पूछ रहा है। इसमें दिया गया है मीटर में, अभी हमने बात किया फुट में, अब ये दिया जा रहा है मीटर में, यानी 5.48 है ना, 486 मीटर, 5 यानी 5.5 मीटर के करीब। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल, और इसका आंसर आपको बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर। आइए नियम 88 के अनुसार प्रत्येक गार्ड वायर का वास्तविक विभाजन सामर्थ्य खाली स्थान से कम नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए 635, कितनी? 635.02 kg से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक गार्ड वायर का वास्तविक विभाजन सामर्थ्य जो है वो 635.02 kg से कम नहीं होना चाहिए। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। एमपी बिजली विभाग में पूछा गया सवाल है, IS 12/640/1988 बताता है कि अवशिष्ट विद्युत धारा से संचालित परिपथ के लिए खाली स्थान के लिए मन आवृत्ति खाली स्थान होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? ये मेरे भाई कितनी होनी चाहिए? ये हमारे चलिए, IS 12/640/1988 बताता है कि अवशिष्ट विद्युत धारा से संचालित परिपथ के लिए मान आवृत्ति जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, ठीक है, कितनी होनी चाहिए मेरे भाई? ये होनी चाहिए 50 हर्ट्ज। कितनी? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज हमारे इंडिया में है, ये आप ध्यान रखिए। और अमेरिका की बात कर दिया जाए तो 60, कितना? 60। अमेरिका की बात किया जाए तो 60 हर्ट्ज है। ठीक है, ये आप याद रखिए। ठीक, चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, 5 या 15 एम्पियर 250 वोल्ट के विद्युत सहायक उपकरण की रेटिंग को BIS 1953-1988 के अनुसार वर्ष खाली स्थान में 6 या 16 एम्पियर 240 वोल्ट में परिवर्तित कर दिया गया। ये किया गया 1900 मेरे भाई 91 में। कब किया गया? 1991 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका,
इसका आंसर बताइए। टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया सवाल है, सामान्यतः बस बार को खाली स्थान से कम ऊंचाई पर खड़ा नहीं करना चाहिए। समानता बस बार को खाली स्थान से कम ऊंचाई पर खड़ा नहीं करना चाहिए। 2.75 मीटर की ऊंचाई से कम पर खड़ा नहीं करना चाहिए। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। किस वोल्टेज स्तर के लिए पीवीसी कंड्यूट परिपथ तार उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए, किस वोल्टेज स्तर के लिए पीवीसी कंड्यूट परिपथ तार का इस्तेमाल हम करते हैं? चलिए इसका आंसर बताइए मेरे भाई। ठीक है, इसका आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 250 वोल्ट से 600 वोल्ट के बीच। कितना? 250 वोल्ट से 600 वोल्टेज के बीच ये होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। 35 SWG तांबे तार की उचित फ्यूज विद्युत धारा क्या होगी? 35 SWG, 35 SWG, SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। इसके लिए जो उचित फ्यूज विद्युत धारा होगी वो होगी 5 एम्पियर। कितनी होगी? 5 एम्पियर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मेरे भाई यहीं तक रखते हैं। ठीक है, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दोस्त आपको दे देता हूँ। अगर आप लाइन अटेंडेंस और प्लांट असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट दोस्त होने वाले हैं, और जिन्होंने एमपी बिजली विभाग के सभी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्त आपको क्या करना है, आपको मैं बता दूं कि यूनिट वाइज जो आपकी क्लास मेरे भाई चल रही है। ठीक है, अगर आपको सभी यूनिट चाहिए 30 प्लस दोस्त आपको यूनिट दी जाएगी। ठीक है, इसमें आपके 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्त रहेंगे। इसमें आपको क्या करना है, डाटा खर्च दोस्त आपको दे देना है ओनली। ठीक है, और आपको सभी पीडीएफ दोस्त प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आप सभी पीडीएफ दोस्त आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा। आप वहां से सभी पीडीएफ दोस्त जल्दी से जल्दी आप रिवीजन कर लीजिए एग्जाम से पहले। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो बहुत बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए आपको क्या करना है मेरे भाई। ठीक है, इस नंबर पर दोस्त आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, मैसेज दोस्त आपको करना है, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। ठीक है, इस नंबर पर दोस्त आपको व्हाट्सअप करना है। अगर दोस्त आपको ये यूनिट वाइज पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको इस व्हाट्सअप पर नंबर पर दोस्त आपको मैसेज करना है। 19 रुपये जैसे ही आप पेड करेंगे तुरंत दोस्त आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। हमने ये प्लान रेडी किया कि आपके लिए जो पीडीएफ है दोस्त आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि क्लास सभी यूनिट का नहीं हो पाएगी एग्जाम से पहले। तो ये चीज़ें आप ज़रूर कर लीजिए और अपने से दोस्त तैयारी में लग जाइए। ठीक है, सभी यूनिट को दोस्त आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक, ये आपका ओनली डाटा खर्च लगेगा, इसलिए दोस्त ये लाइन अटेंडेंस और प्लांट असिस्टेंट ये। ठीक है, इसके लिए दोस्त ये यूनिट वाइज जो आपका थ्योरी का क्लास पीडीएफ है नोट्स, इसको आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगर दोस्त एमपी जीके की बात करें, एमपी जीके की बात करें मेरे भाई, ठीक है, एमपी जीके की, तो ये भी दोस्त सभी पोस्ट के लिए आपको 19 रुपये। ठीक है, 19 रुपये ये डाटा चार्ज के माध्यम से दोस्त आपको एमपी जीके की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप एमपी जीके और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी दोनों लेना चाहते हैं तो दोनों के लिए आपको मेरा भाई 29 रुपये आपको चार्ज लगेगा। ठीक है, 29 रुपये। ठीक है, थ्योरी और दोस्त एमपी जीके मेरे भाई प्लस दोस्त आपका थ्योरी। ठीक है, थ्योरी दोस्त ये आपका कितने का रहेगा? ओनली 29 रुपये का ये डाटा खर्च के माध्यम से दोस्त आपको पीडीएफ दोस्त ये प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये जानकारी छोटी सी रही, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और इस वीडियो को मेरे भाई शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।